हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 9 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आपको कोई भी पीडीएफ्स अगर डाउनलोड करने होते हैं इन वीडियोस से रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च करना है। ये इमेज आप ज़रूर से देखिएगा। ये इमेज का जो भी चैनल होगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी पीडीएफ्स वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। सबसे पहला आर्टिकल रेटिफिकेशन ऑफ 7 POP से रिलेटेड है, मतलब कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स होंगे जो कि इन्वायरमेंट में बहुत देर तक परसिस्ट करते होंगे, बहुत देर तक रहते होंगे, जिनसे कि इनका प्रभाव हमारे इन्वायरमेंट पर थोड़ा ज़्यादा होता होगा। इन सभी POPs को लिस्ट करता है स्टॉकहोम कन्वेंशन, मतलब स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर ही ऐसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की बात की जाती है। हाल फिलहाल में यूनियन कैबिनेट ने ऐसे 7 केमिकल्स थे जिनको पीओपीज का दर्जा देते हुए उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। ये जो 7 पीओपीज जिनको अब इंडिया के अंदर में प्रोहिबिट किया गया है मैन्युफैक्चरिंग से, कि अब इनका मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता है, ना ही हम इनका ट्रेड कर सकते हैं, मतलब ना ही हम इनको इंपोर्ट कर पाएंगे और ना ही हम इनको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। बात करते हैं ये 7 पीओपीज हैं कौन कौन से जिनको प्रोहिबिट किया गया है इन सब कामों के लिए। इनमें है क्लोरडेकॉन, एक है हेक्सा ब्रोमो बाइफिनाइल, एक है हेक्सा ब्रोमो डाइफिनाइल ईथर और हेप्टा ब्रोमो डाइफिनाइल ईथर। इसके अलावा टेट्रा ब्रोमो डाइफिनाइल ईथर और पेंटा ब्रोमो डाइफिनाइल ईथर, मतलब कि टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा सब हैं। पेंटा क्लोरोबेंजीन, हेक्सा ब्रोमो साइक्लोडोडेकेन और हेक्सा क्लोरोबूटाडाइइन। अब आप बोल रहे होंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं सर आप, ये तो मतलब यूपीएससी नहीं पूछती है ये सब चीज़। तो ये अब तो बदल गया है, अब तो यूपीएससी कुछ भी पूछ रही है। तो इसीलिए आप याद मत करो इन चीज़ों को, ये सब याद करने की चीज़ें हैं भी नहीं। लेकिन फिलहाल आप अपने दिमाग में ऐसा कुछ बना के रखो जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये पीओपीज हैं एटलीस्ट। ठीक है, कभी भी टेट्रा ब्रोमो डाइफिनाइल टाइप का कुछ भी ऐसा खतरनाक सा नाम आएगा तो आप उनको पीओपीज मान सकते हो। सिग्निफिकेंस की बात करें तो 1992 अर्थ समिट, द फेमस रियो अर्थ समिट, वहाँ पर एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए, मतलब ऐसे बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज हो सकती हैं, दूसरे ऐसे ट्रेडिंग कंपनीज कुछ ऐसे हो सकती हैं जिनको कुछ फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़े, उनके कंट्री में क्लाइमेट चेंज का प्रभाव ज़्यादा हो, इन्वायरमेंट तेज़ी से डिग्रेड हो रहा हो, उन सब चीज़ों को बचाने के लिए ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इसका निर्माण किया गया था। अब इस रेटिफिकेशन के बाद ये होगा कि इंडिया भी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से रिसोर्सेस लेके आ सकती है। पीओपीज की बात हमने ऑलरेडी कर ली है, थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करते हैं कि ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में लंबे समय तक रहते हैं। साथ ही साथ ये लंबे समय तक रहने के कारण इन्वायरमेंट में दूर तक फैल जाते हैं, मतलब ज्योग्राफिकली ये बहुत दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब चूंकि ये दूर दूर फैल चुके हैं और इन्वायरमेंट में बहुत दिन तक रहते हैं, इसीलिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में फैटी टिश्यूज के अंदर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इसीलिए ह्यूमन लाइफ पर हो या फिर वाइल्ड लाइफ की बात हो, दोनों के लाइफ्स में ये टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं, जहरीली चीज़ें पैदा करते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो ये एक प्रकार का ग्लोबल ट्रीटी है जिसके अंदर हम लोग इन्वायरमेंट के हेल्थ और साथ ही साथ जो हमारा हेल्थ है, मतलब ह्यूमन हेल्थ है, उन दोनों की बात करते हैं। और हम ये बोलते हैं कि जैसे जितने सारे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हम लोग खत्म कर देंगे या कम कर देंगे। इस कन्वेंशन को 2001 में स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर में सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया और 2004 मतलब 3 साल बाद ही ये इफेक्टिव हो गया। पीओपीज जो हैं इस स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर बहुत सारे एनेक्सेस हैं, इनके अंदर ही लिस्टिंग होती है और ये लिस्टिंग इस बेसिस पर होती है कि इनके ऊपर प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, कुछ नेगोशिएशंस भी होते हैं मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, डिलिबरेशंस होते हैं, उसके बाद एनेक्स डिफाइन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव वही है कि हम लोग एक सेफ़र इन्वायरमेंट दे सकें, साथ ही साथ ऐसे पीओपीज उनको टारगेट करके हम उनके प्रोडक्शन को कम कर सकें। जो भी स्टॉक पाइलिंग होती है ऐसे किसी भी इक्विपमेंट का या फिर डायरेक्टली इन पीओपीज का, उसको हम ख़त्म कर सकें और हम अपने फ्यूचर में एक साथ काम करते हुए पीओपी फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें। इंडिया ने स्टॉकहोम कन्वेंशन को इफेक्टिव होने के 2 साल बाद, मतलब कि 2006 में रेटिफाई कर दिया था। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है डर्टी डोजन का। डर्टी डोजन मतलब ऐसे 12 केमिकल्स थे जिनको पीओपीज
के अंडर में की पीओपी का दर्जा दिया गया था, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक पीओपीज हैं। इसके चलते ही इंडिया ने जब इसको रेटिफाई कर दिया था तो मलेरिया कंट्रोल करने के लिए पहले डीडीटी का छिड़काव होता था, उसको बंद कर दिया गया। साथ ही साथ ऐसे डाईऑक्सिन्स या फ्यूरॉन्स, ये डाईऑक्सिन्स और फ्यूरॉन्स जो होते हैं ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस के वेस्ट में निकलते हैं, जो ऐसे बेपरवाही से इनको हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, उनके प्रोडक्शन में कमी लाई गई। यहाँ पर जो 12 डिस्टिंक्ट केमिकल्स हैं जिनको हम लोग डर्टी डोजन केमिकल्स का नाम दे रहे हैं, उनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया गया। कुछ पेस्टिसाइड्स थे, इनमें 8 पेस्टिसाइड जो थे वो एल्ड्रीन, क्लोरडेन, डीडीटी, डाई एल्ड्रीन, एंड्रीन, हेप्टाक्लोर, मिरेक्स और टोक्साफिन थी। कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स के अंदर में 2 ऐसे थे जिसका नाम था पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स और हेक्साक्लोरोबेंजीन HCB। 2 अनइंटेंडेड बाई प्रोडक्ट्स थे, वही जिसका नाम हमने लिया डाईऑक्सिन और फ्यूरॉन्स। इनको हम लोग थोड़ा सा और कठिन नाम लें तो इनका होता है पॉलीक्लोरिनेटेड डाईबेंजो पी डाईऑक्सिन और डाईबेंजो फ्यूरॉन। फिलहाल इतने कठिन नाम पर नहीं जाना है, डाईऑक्सिन और फ्यूरॉन से भी काम चल जाएगा। बात करते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की, जिससे कि इंडिया पैसे बटोरने की बात कर रहा है। बटोरना इन द सेंस ही जहाँ से पैसे फैसिलिटीज़ के तौर पे मिल जाएंगे कि अगर हमारे यहाँ पर भी तो डेवलपिंग कंट्री है। GEF जो है वो रियो अर्थ समिट 1992 के अंदर में इसको इस्टेब्लिश किया गया। वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर जो GEF है इसको जॉइंटली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब कि UNDP, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और UNEP, ये तीनों मिल के मैनेज करते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक। इसका पर्पस वही है कि जो भी ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स के थ्रू उनकी हेल्प प्रदान करना, जिससे कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इस प्लैनेट से खत्म हो सके। जो भी फंडिंग होती है वो ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को दी जाती है या फिर ऐसे कुछ ट्रांजिशन इकोनॉमीज़ को दी जाती है उनके वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए। ऐसे प्रोजेक्ट जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए बनाए जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए या फिर ओजोन लेयर के डिप्लीशन से बचने के लिए बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो ये हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी मतलब कि GEF है, ये हमारे 5 मेजर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस को फाइनेंस करने का काम करता है। उनमें से इन सभी का नाम आपने सुना होगा। चलो POP स्टॉकहोम कन्वेंशन वाला तो हमने सुन लिया। इसके अलावा 4 जो और हैं वो है एक UNFCCC मतलब कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एक है UNCBD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक है UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन और एक है मिनेमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। इसमें से आपको भी पता होगा कि UNFCCC, UNCBD, UNCCD ये सब के सब भी 1992 अर्थ समिट से ही निकले हुए हैं। अगला आर्टिकल हमारा पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट हर 2 साल में एक बार प्रकाशित करता है और इस बार भी उन्होंने इसको प्रकाशित किया है। एम इसका यही है कि जो भी अभी के सिनेरियो को देखते हुए ग्लोबल ट्रेंड्स चलते हैं कि पॉवर्टी का क्या सीन है, कितनी पॉवर्टी बढ़ रही है, कम हो रही है और प्रॉस्पेरिटी कितनी बढ़ रही है, कम हो रही है, उसके बारे में ये लोग इस रिपोर्ट में लिखते हैं। इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार से हैं कि वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पिछले 20 सालों की अगर बात करें तो ऐसा पहली बार होगा कि 2020 में पॉवर्टी इंक्रीज होगी और इसके पीछे रीज़न वही द फेमस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन है। जो भी एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है कि अगर कोई इंसान एक दिन में $1.9 से कम कमाता है तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। ये बोला जा रहा है कि इस बार इस एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो रेट है वो लगभग 9.1 से लेकर 9.4% तक पूरे विश्व की आबादी में 2020 में बढ़ते हुए दिखाई देगा। और भी दूसरे रिपोर्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, जिसमें से है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट GEP, एक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, रेमिटेंस रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। अगला आर्टिकल हमारा सांभर लेक से रिलेटेड है। राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में ये डिसाइड किया है कि भाई 2020 के विंटर सीजन में जब सांभर लेक के पास में माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगी तो उनको हम लोग टेम्पररी शेल्टर प्रोवाइड करेंगे और इसी के लिए हम इनका घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सांभर लेक की बात करें तो ये इंडिया का सबसे बड़ा इनलैंड सेलाइन वाटर बॉडी है जो कि राजस्थान के अंदर जयपुर में है। साथ ही साथ ये लेक जो है ये सभी साइड से अरावली हिल से घिरा हुआ है।
ये जयपुर, नागौर और कुछ हिस्सा इसका अजमेर डिस्ट्रिक्ट में भी आता है राजस्थान के। अब आप फिर से ये बोलते हैं कि क्यों पूछा गया, ये क्यों डिटेल बता रहे हैं? अभी ही आया है ऐसा कि 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है कि नहीं, मतलब ऐसा स्टेटमेंट आता है यूपीएससी का, तो आप जानते रहो। मतलब ये एक ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि हमें याद नहीं करना होता है, हमारे सामने जब आएगा तो हमें याद आ जाएगा अपने आप, क्योंकि हम इसको अभी और बार भी तो रिवाइज करेंगे। फिर ये जो सांबर लेक है, इसमें पानी जो है 5 अलग अलग नदियों से आता है। एक है मेरता, एक है समाओद, एक है मंथा, एक है रूपनगढ़, एक है खारी और एक है खंडेला। ये तो 6 रिवर्स हो गए। मेरता, समाओद, मंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, 6 रिवर्स हैं। यहाँ पर आप 6 रिवर कर लेना। सिग्निफिकेंस इसका ये है इस लेक का कि 1990 में इसको रामसार साइट का दर्जा दिया गया, और साथ ही साथ यहाँ पर बड़े मात्रा में सॉल्ट प्रोडक्शन होता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। शेल्टर की ज़रूरत क्यों है? आप समझो कि हर साल हज़ारों की तादाद में बहुत सारे बर्ड्स कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से सेंट्रल एशिया की तरफ माइग्रेट करते हैं। इसी माइग्रेशन में इनका एक स्टॉपेज है सांबर लेक पे, रुक के आराम करते हैं, खाना पीना खाते हैं, फिर जाते हैं। फिर 2019 में लगभग 20,000 से भी ज़्यादा बर्ड्स मर गए थे ड्यू टू एवियन बोट्यूलिज्म। इसी लेक में एवियन बोट्यूलिज्म एक बीमारी है जो कि न्यूरोमस्कुलर इलनेस देता है। ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, इसके कारण होता है। ये बैक्टीरिया बेसिकली मिट्टी में, रिवर्स में, सी वाटर में पाया जाता है, जो कि इंसानों और जानवरों दोनों को अफेक्ट करता है। यहाँ पर इस बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए एनारोबिक कंडीशन चाहिए, मतलब ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ऐसा कंडीशन चाहिए। साथ ही साथ ये एसिडिक कंडीशन में ग्रो नहीं होता, इसीलिए पानी वगैरह के स्थान पर ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। इसका जो प्रॉब्लम है वो सीधे बर्ड्स के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, उनके पैरों को, उनके पंख को पैरालाइज कर देता है। इसीलिए आप इसके बारे में भी जानते रहें, एवियन बोट्यूलिज्म। अगला आर्टिकल हमारा वर्ल्ड कॉटन डे से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने पहला इंडियन कॉटन का ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे के अवसर पर। देखो, हर साल 2019 से 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। इसका बेसिक एम यही होता है कि हम लोग कॉटन का जितना एडवांटेज है उसको सेलिब्रेट कर सकें। कॉटन का बहुत ज़्यादा उपयोग हम करते हैं। नेचुरल फाइबर है जिससे हम लोग पहनने के लिए कपड़े, मतलब प्रोडक्शन, इसको हम दूसरी चीज़ों में ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसका ट्रेड करते हैं और साथ ही साथ पहनावे के तौर पर कंज्यूम भी करते हैं। और इंडिया की बात करें तो यहाँ पर अपने यहाँ के कॉटन को फेमस करने के लिए, मतलब वर्ल्ड फेमस करने के लिए, वर्ल्ड कॉटन ट्रेड के अंतर्गत अब से इंडियन कॉटन को कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। और ये कस्तूरी कॉटन, ये इंडिया के प्रीमियम कॉटन को सिग्निफाई करेगा। ये जो कस्तूरी कॉटन ब्रांड है, ये दिखाएगा कि कॉटन कितना ज़्यादा वाइट है, कितना ज़्यादा ब्राइट है, सॉफ्ट है, बिल्कुल प्योर है, इसके अंदर लश्चर प्रॉपर्टी है, यूनिक है और इंडियननेस इससे साफ झलकता है। तो अब से जो इंडिया का प्रीमियम कॉटन है उसका नाम है कस्तूरी कॉटन। आपको ये भी याद रखना है कि कॉट एली, ये एक मोबाइल ऐप है जिसको कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इसका बेसिक एम यही है कि जो भी कॉटन ग्रो करते हैं उनको अगर कभी वेदर कंडीशन के बारे में जानकारी चाहिए, या फिर बेस्ट फार्म प्रैक्टिसेस क्या होते हैं कॉटन कल्टीवेशन में, या फिर क्रॉप का क्या सिचुएशन चल रहा है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस ऐप के अंदर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। बात करते हैं इंडिया के अंदर कॉटन कल्टीवेशन कैसा होता है, तो आप ये समझो कि इंडिया कॉटन का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंज्यूमर है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया अकेले 6 मिलियन टन कॉटन हर साल प्रोड्यूस करता है, जो कि पूरे वर्ल्ड कॉटन प्रोडक्शन का 23% है। साथ ही साथ अगर हम ऑर्गेनिक कॉटन की बात करें तो ऑर्गेनिक कॉटन में इंडिया अपना 51% पूरे विश्व का योगदान देता है। इससे ये भी बात सामने आती है कि इंडिया कितना अच्छा एफर्ट कर रहा है सस्टेनेबिलिटी की तरफ। अगला आर्टिकल हमारा जजमेंट ऑन राइट टू प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहता है किसी भी लॉ के अगेंस्ट तो वो ऐसा कर सकता है, हम उनको नहीं रोक सकते, लेकिन उसको कुछ बातों का ध्यान देना होगा, जैसे कि
पब्लिक में आने वाले जो भी रास्ते हैं वहाँ पर ऐसा जमघट नहीं लगाना है, जमावड़ा नहीं लगाना है। जो भी पब्लिक स्पेस है वहाँ पर भी आपको इकट्ठा नहीं होना है। अब इसमें देखो बात ये आती है कि ये जो जजमेंट ये किया गया है, यहाँ पर हम लोग राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। ये जो राइट ऑफ फ्री स्पीच है किसी भी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, वो हमारे लिए ट्रेजरी है। इसको बचा के रखना चाहिए, इसको इनकरेज करना चाहिए, इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ इनके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी इम्पोज करने चाहिए। और ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हम इम्पोज कर रहे हैं वो हमारे ग्रेटर गुड के लिए होगा। मतलब कि हमारे कंट्री की सोवेरेनिटी नहीं हर्ट होनी चाहिए, हमारे कंट्री की इंटीग्रिटी या पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ पुलिस रेगुलेशन भी सही तरीके से काम कर सके। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ आती है। एक तो होते हैं प्रोटेस्टर जो कि किसी लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और दूसरे होते हैं कम्यूटर जो कि अपने रोज़मर्रा के काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर कम्यूट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहे हैं। अगर ये प्रोटेस्टर अगर ऐसे रास्तों में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो ये कम्यूटर्स के कम्युनिकेशन के ऊपर हनन नहीं है। आखिर इनके पास भी तो फंडामेंटल राइट है कि ये अपनी स्वेच्छा से जहाँ जाना चाहें वहाँ पर अपने काम के लिए जा सकते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, इसीलिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करने की भी बात आई है कि हम इनको एक तो सपोर्ट भी कर रहे हैं लेकिन एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी इनके साथ होना चाहिए। इसमें यह भी हाईलाइट किया गया कि जो भी स्टेट और यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पब्लिक स्पेस में ऐसे प्रोटेस्टर्स इंक्रोच ना कर लें, और इनको अगर ऐसा दिखता है कि ये लोग इंक्रोच कर रहे हैं तो ये किसी कोर्ट के ऑर्डर का वेट ना करें, ये अपने हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ इस वर्डिक्ट में टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को बताया गया कि कैसे सोशल मूवमेंट में टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट दे रहा है, उसके मेरिट और डीमेरिट के ऊपर भी चर्चा की गई थी। अगला आर्टिकल हमारा एक क्रैब स्पेशीज से रिलेटेड है। एक नया फ्रेश वाटर क्रैब स्पेसीज पाया गया है नामदफा टाइगर रिजर्व के अंदर, जो एक छोटी सी स्ट्रीम बहती है उसमें। इसका नाम रख दिया गया अबोरटेल्फ्यूजा नामदफाइंसिस। यहाँ पर दो नाम है। एक यहाँ पर जो अबोर वर्ड है ये अबोर हिल्स की बात कर रहे हैं, और उसी में नामदफा टाइगर रिजर्व जो नामदफा है वहाँ से, ये दो नामों को मिला के इस क्रैब का नाम रखा गया है। नामदफा जो है अपने रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, और यहाँ पर 4 बड़े कैट्स की प्रजाति जिसमें से टाइगर, स्नो लेपर्ड्स, क्लाउडेड लेपर्ड्स और लेपर्ड्स पाए जाते हैं। अगला आर्टिकल हमारा नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इस बार का केमिस्ट्री वाला नोबेल प्राइज क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को दिया गया है। इसके लिए फ्रेंच और अमेरिका के डुओ मतलब कि इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर दोदना, ये दो लोग हैं जिनको 2020 नोबेल प्राइज फॉर द केमिस्ट्री दिया गया है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के लिए। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी होता क्या है एक बार इसके बारे में समझते हैं। क्रिस्पर का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। 2012 में इसको डेवलप किया गया था। ये एक प्रकार का जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर बहुत सारे बीमारियों का इलाज संभव बनाता है। इस टेक्नोलॉजी में बहुत सिंपल सा काम किया जाता है। हमें पता है कि जो हमारे जीन्स होते हैं ना, उनका एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जो कि खराब होता है। उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जेनेटिकली फंक्शनिंग नहीं है या फिर डिसीज्ड है। इसी को डायग्नोस करता है ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। इसको हटाता है, काट देता है यहाँ से, और इसके जगह पर एक नया डीएनए रिप्लेस कर देता है। होता यूँ है कि ऐसे तो हमारे शरीर में एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिससे कि अगर हमने इस जीन के सेक्शन को काट दिया तो वो अपने आप रीग्रो कर जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिस खराब जीन को हमने काटा है रीग्रो होने के बाद फिर से वही खराब जीन बन जाए। इस चीज़ को रोकते हुए क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के अंदर में एक नया जीन इंट्रोड्यूस करने की बात होती है। तो इसीलिए वो जो फॉल्टी जीन है वो निकल गया और जो हमारा सही वाला जीन है वो आ गया, बीमारी का इलाज हो गया। अब यहाँ पर जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है ये एक प्रकार का प्रोग्रामिंग जैसा है, जो कि डीएनए स्ट्रैंड में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस है कौन सा, उसको टारगेट करता है। यहाँ पर क्रिस्पर के साथ Cas9 आप हमेशा सुनते होंगे, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। ये जो Cas9 है ना, ये एक प्रकार का स्पेशल प्रोटीन है। इसका काम एक जेनेटिक सीजर जैसा है। ये जो लोकेशन डिटेक्ट करने की बात है कि भाई ये हमारा फॉल्टी जीन है इतने से इतने तक, ये तो काम क्रिस्पर करता है। लेकिन इसको काटेगा कौन?
इसको काटने का काम Cas9 करता है। ये रिमूव कर देता है प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस को और यहीं पर नया सीक्वेंस जो है वो अटैच हो जाता है। ये जो डीएनए स्ट्रैंड है वो ऑटो रिपेयर मैकेनिज्म से रीग्रोथ हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जिपर जैसा होता है, आप इस पिक्चर को देखिए, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी आपको। ये देखिए, यहाँ पर जिप जैसा है, आप जो ये रेड कलर का देख रहे हैं, आप समझो कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आएगा। Cas9 कुछ ऐसा दिखता है, वो आएगा, एक डिटेक्ट करेगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक इसको कट कर देना है, और फिर यहाँ पे कट करने के बाद ये उसको नए जीन से, प्रोग्राम्ड डीएनए है उससे रिप्लेस कर देता है। सिंपल सी यही टेक्नोलॉजी है, कट पेस्ट टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग बहुत सारे डिसीजेस का क्योर पा चुके हैं, बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे प्लांट्स के जीन्स में भी एडिटिंग कर सकते हैं कि अगर कोई पेस्ट के खिलाफ लड़ नहीं पा रहा है प्लांट, तो उसको जीन एडिट कर दिया हमने। टेम्परेचर और ड्रॉट से टॉलरेंस दे दिया उसको हम। तो इस तरीके से क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का मल्टीपल सोर्सेज में यूज़ है। फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑन हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल से रिलेटेड है। देखो ऐसा नहीं है, स्टॉकहोम कन्वेंशन पीओपीज की बात करता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ये जो लिखा हुआ है ना, कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट, ये हमारा एक्चुअल में बेजल कन्वेंशन है, ठीक। तो इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट जो है एक प्रकार का बाइनियल रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ट्रू है। सांबर लेक इंडिया का सबसे बड़ा इनलैंड सलाइन वाटर बॉडी है जो कि गुजरात में सिचुएटेड है, गलत। ये स्टेटमेंट तो सही है बट गुजरात में नहीं है, ये राजस्थान के अंदर में है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। एक है अबॉर्टल फ्यूजा नाम डेफाइंसिस, इसको कर्नाटका के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में एक स्मॉल स्ट्रीम में पाया गया, नहीं, नामदफा टाइगर रिजर्व में पाया गया है। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल सही, ट्रू स्टेटमेंट है। ये ओनली आईएएस की कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं जिनको आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं video.onlyis.in पर आके। इन इनिशिएटिव्स के अंदर में कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू यूपीएससी है, जिसका सेकेंड बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और थर्ड बैच भी हाल फिलहाल में जल्द ही लॉन्च होगा। साथ ही साथ प्रीलिम्स और मेंस के कुछ अलग से बैचेस हैं और टेस्ट सीरीज़ हैं, जिसके अंदर आपको डीपीपी प्रोग्राम, डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। आप video.onlyis.in पे या फिर dpp.onlyis.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।